नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज विजयदशमी है। आप सबको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति आए, जीवन बेहतर हो, अपने राष्ट्र के जीवन में भी सुख शांति आए, देश की तरक्की हो, ये उम्मीद करनी चाहिए। विजयदशमी का अर्थ है असत्य पर सत्य की जीत, और विजयदशमी का अर्थ है रावण का दहन। रावण यानी प्रतीक रूप में लीजिए, उसको व्यक्ति के रूप में मत लीजिए। रावण यानी जो कुछ बुराई है समाज में, उसको खत्म करना, उसका विनाश करना। तो अपने देश में एक बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी बुराई है, वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार ऐसा है जो दीमक की तरह इस देश को खाता जा रहा है। हम आज कहीं और होते तरक्की के रास्ते पर, लेकिन भ्रष्टाचार हमको बहुत पीछे ले गया है। पिछले 7 साल से मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में तेजी आई है। ख़त्म हो गया ये नहीं कह रहा हूँ, इतनी जल्दी नहीं ख़त्म हो जाएगा। और आपको पता है कि रावण को मारने के लिए 14 वर्ष का वनवास था भगवान राम का। तो मानिए कि जब से वो वनवास गए, वो शायद लक्ष्य वही था, ध्येय वही था, प्रारब्ध वही था, रावण का वध। 14 साल लगे थे उनको, लेकिन वो त्रेता युग था, ये कलयुग है। तो ये भ्रष्टाचार रूपी रावण को मारने में समय लगने वाला है। वो तुरंत बहुत जल्दी में, बहुत तेज़ी से नहीं होने वाला है। लेकिन उसके लिए उपाय जो है जिस तरह से किए जा रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को आप देखिए। जो डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं, बेनामी संपत्ति के खिलाफ जो कानून आया है, कंपनियों के बारे में जो कानून आया है कि अब आप बैंक का पैसा लेकर भाग नहीं सकते, अब आप बैंक का पैसा लेकर डकार नहीं सकते। आप अगर बैंक का पैसा लिए है, नहीं लौटाएंगे तो कंपनी आपके हाथ से चली जाएगी, बिक जाएगी, कंपनी किसी और की हो जाएगी। इस तरह के कम से कम 50 ऐसे उपाय हैं जो इस सरकार ने किए हैं और लगातार करती जा रही है। इसलिए दुश्मन के खेमे में खलबली है। और चाणक्य ने कहा था कि जब दुश्मन के खेमे में खलबली हो तो समझो तुम्हारा राजा कुछ अच्छा काम कर रहा है। तो थोड़ी सगुण बात करते हैं। 2 घटनाओं का जिक्र करूंगा, 2 खबरों का। एक महाराष्ट्र से है, दूसरी कर्नाटक से। कर्नाटक में डीके शिव कुमार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सिद्धारमैया जो पहले मुख्यमंत्री थे, अब इस समय विधायक दल के नेता हैं। तो कांग्रेस की ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक कार्यक्रम था, उसमें जो उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं M.A. सलीम, और उनके एक पूर्व सांसद हैं V.S. उग्रप्पा। मीडिया का सब माइक लगा हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई थी, कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ये सलीम कह रहे हैं कि ये कलेक्शन एजेंट है डीके शिव कुमार। सोचिए, इनका करीबी जब 50-100 करोड़ रुपए का मालिक हो गया, उसने कमा लिए, तो ये खुद कितना कमाते होंगे। अब ये बातें सब उनकी टेप हो गई, माइक भी ऑन था, कैमरा भी ऑन था। अब ये जो है वायरल हो गया। उसके बाद क्या किया कांग्रेस ने? भाई, अगर आप ईमानदारी की बात करते तो आप डीके शिव कुमार से सवाल पूछते। आप M.A. सलीम से कहिए कि आपने जो आरोप लगाया है उसको साबित कीजिए, उसका प्रमाण दीजिए। किसके बारे में बात कर रहे थे? कौन है डीके शिव कुमार का करीबी जो 50-100 करोड़ का मालिक हो गया? ये सब नहीं किया कांग्रेस। कांग्रेस ने M.A. सलीम को पार्टी से निकाल दिया 6 साल के लिए। उग्रप्पा चूँकि पूर्व सांसद हैं, उनको केंद्र से निकाला जा सकता था, इसलिए अभी उनको नोटिस दिया गया। कांग्रेस और भ्रष्टाचार, कांग्रेस और करप्शन, ये पर्यायवाची बहुत लंबे समय से बन चुके हैं। लेकिन 2004 से 2014 का जो दौर था, जब कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए आंख बंद किए बैठे रहे। उन्होंने कहा कि मैं उधर मुंह कर लेता हूं, तुम लूटपाट करते रहो। तो खूब लूटपाट हुई, और उन दिनों चर्चा सिर्फ जो है उन सालों में कांग्रेस के भ्रष्टाचार की। ये घपला हुआ, ये घोटाला हुआ, उसमें इतने 1000 करोड़ का हुआ, उसमें इतने लाख करोड़ का हुआ। इससे कम की कोई बात ही नहीं होती थी।
आप देखिए पिछले 7 साल से केंद्र सरकार के बारे में किसी भ्रष्टाचार घोटाले की कोई चर्चा नहीं। आरोप झूठा लगाने के लिए कोई बोल दे, कहे, कुछ कहता रहे, लेकिन कहीं से कुछ साबित हुआ हो, किसी एजेंसी से कुछ आया हो, कोई प्रमाण लेकर कोई आया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दूसरी घटना है महाराष्ट्र की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं शरद पवार। केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र में कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। विवाद और शरद पवार साथ साथ चलते हैं, पैसा और शरद पवार साथ साथ चलते हैं, भ्रष्टाचार और शरद पवार साथ साथ चलते हैं। जहाँ भ्रष्टाचार की बात होगी शरद पवार का जिक्र ज़रूर आएगा। अब मुझे लगता है कि बड़ा ये अजीब सा इत्तेफाक है। आप देखिए, आपने भी शायद गौर किया होगा कि कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस से निकलने वाले जो लोग हैं, भ्रष्टाचार उनके साथ भी चलता है। तो शायद कांग्रेस के डीएनए में ही शामिल हो गया है। आप देखिए, शरद पवार की मैं बात कर ही रहा हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस से निकले। वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी की आंध्र प्रदेश में कांग्रेस से निकली। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से निकली है। मंत्री, विधायक सब भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। शरद पवार को ऐतराज़ किस बात पर है? भ्रष्टाचार पर नहीं है। इस बात पर उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं हुआ कि उनकी पार्टी का गृह मंत्री, जिस सरकार के वो एक तरह से सर्वे सर्वा है, जिसका रिमोट उनके हाथ में है, उस सरकार का गृह मंत्री वसूली करता था। उस वसूली करने वाला मंत्री, उसके खिलाफ सीबीआई की जांच केंद्र सरकार ने नहीं शुरू की। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर जांच शुरू हुई। वो जांच से भागता रहा, अब वो खुद ही भाग गया। कई महीने से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री का कोई अता पता नहीं है, लेकिन शरद पवार को इसकी कोई चिंता नहीं है। उनको इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि एक मंत्री जो सैकड़ों करोड़ की वसूली में जिसका नाम आया है, उसकी जांच चल रही है, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट की एक तरह से निगरानी में जांच चल रही है, वो भाग गया, उसका कुछ अता पता नहीं है। वो उनकी पार्टी का नेता है, प्रमुख नेता है। देखिए, सत्ता के बंटवारे में जब इस तरह की कोalition गवर्नमेंट बनती है तो जो एलाइज होते हैं उनको महत्वपूर्ण पद मिलता है। होम मिनिस्ट्री जो है वो एनसीपी के खाते में आई है, और वो मंत्री कौन बना? अनिल देशमुख। अनिल देशमुख का इस्तीफा हुआ कोर्ट के दबाव में, कोर्ट के प्रभाव में। कोर्ट ने टिप्पणियां की, और आरोप किसने लगाया? आरोप लगाया उस समय के मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह ने। वो भी भाग गए, उनका भी कुछ पता नहीं कहाँ है। आरोप लगाने वाला भाग गया, जिस पर आरोप था वो भाग गया। तो शरद पवार की चिंता इन दोनों की नहीं है। शरद पवार कह रहे हैं कि सीबीआई ने एक जो है रिकॉर्ड बनाया है। क्या रिकॉर्ड बनाया है? अनिल देशमुख के घर रेड करने का। सीबीआई 5 बार रेड कर चुकी है। जाहिर है सीबीआई तो तलाश कर रही है उनकी, तो रेड तो करेगी ही। तो सीबीआई की मदद करने की बजाय इसके कि पेशकश करें कि हम सीबीआई की मदद करने को तैयार हैं, पता लगाने को तैयार हैं अनिल देशमुख कहाँ हैं, ये मानना बहुत ही मुश्किल है कि शरद पवार को इसकी कोई जानकारी ना हो कि अनिल देशमुख कहाँ हैं। परमबीर सिंह कहाँ हैं? हो सकता है उनको जानकारी ना हो सकता हो। शरद पवार तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका दाऊद से संबंध है, सीधे दाऊद से बात होती है। दाऊद भारत आना चाहता है, उसके लिए वो क्या शर्तें रखना चाहता है, ये वो शरद पवार के जरिए बताता है। और जब रक्षा मंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, दाऊद के लोग उनके रक्षा मंत्रालय का जहाज़ है, सरकारी जहाज़, हवाई जहाज़, उसमें सफ़र कर रहे थे। ये खबर बहुत पहले से सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। तो शरद पवार को भ्रष्टाचार से कैसे ऐतराज़ हो सकता है? भ्रष्टाचारियों से भी कोई ऐतराज़ नहीं है, बल्कि उनसे मोह है। उनके सबसे करीबी जो साथी हैं प्रफुल्ल पटेल, जब वो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे तब इंडियन एयरलाइंस के लिए विमानों की खरीद के मामले में उनके खिलाफ जांच बैठी थी। अब वो जांच किस स्तर पर है, कहाँ है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप कुल मिलाकर देखिए तो शरद पवार ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार, सेंट्रल एजेंसीज़ का, वो सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, एनआईए हो, एनसीबी हो, ईडी हो, सबका इस्तेमाल महाराष्ट्र की सरकार गिराने के लिए कर रहे हैं।
सवाल ये है कि महाराष्ट्र की सरकार में जो लोग हैं उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये एजेंसियां उनके खिलाफ लगी हैं। कुछ तो किया होगा। तो आप निश्चित जानिए शरद पवार इस समय डरे हुए हैं। शरद पवार को डर है कि अब तक जो उनका साम्राज्य चल रहा था उस पर किसी ने हाथ डालने की कोशिश नहीं की। वो मानकर चलते थे कि उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो उनके करीबियों के आसपास के लोगों के खिलाफ छापे पड़ रहे हैं, इनकम टैक्स के, सीबीआई के, और सब भ्रष्टाचार के मामले हैं। और बाकी छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार जो है एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है कि गलत इस्तेमाल कर रही है, उपयोग कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, इन सब आरोपों को अलग हटा दीजिए। शरद पवार की पार्टी, उनके करीबी लोगों की संपत्ति की जांच हो जाए सिर्फ, उनकी आय कितनी और संपत्ति कितनी है। वैसे ये काम तो जो है पूरे, मेरा मानना है कि जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबके खिलाफ होनी चाहिए। और इसमें जजों और पत्रकारों को भी शामिल किया जाना चाहिए कि उनकी आय कितनी है, उनके पास संपत्ति कितनी है। कैसे कोई पत्रकार जो है फार्म हाउस खरीद लेता है, तनख्वाह के पैसे से तो नहीं खरीद सकते। इसी तरह से बाकी प्रोफेशन के जो लोग, तो एक मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को कानून में ऐसा संशोधन करना चाहिए, एक नया कानून लाना चाहिए कि आय और संपत्ति का ब्यौरा सबको देना पड़ेगा, वो ऑनलाइन होना चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने में इससे बहुत मदद मिल सकती है। लेकिन ये मेरा सुझाव है, सरकार माने नहीं माने वो अलग बात है, लेकिन सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है, मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना निर्णायक और इतना सुविचारित कदम इससे पहले कभी नहीं उठाया गया। चाहे कानून बदलने की बात हो, चाहे सरकारी एजेंसियों के जरिए ये करने की बात हो। आप देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, कैसे दशकों से पाकिस्तान और दूसरे देशों से फॉरेन फंडिंग होती थी। ये जो अलगाववादी हैं, जो आतंकवादी हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए पैसा बाहर से आता था और आने दिया जाता था। आज वो सब राज खुल रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। तो अगर इन लोगों की बात, फारूक अब्दुल्ला से आप बात कीजिए, बड़ा कष्ट है। जम्मू कश्मीर बैंक की जांच हो रही है। जम्मू कश्मीर में जो क्रिकेट बोर्ड था, स्टेट क्रिकेट बोर्ड, जिसके अध्यक्ष थे फारूक अब्दुल्ला, उसकी भी जांच हो रही है। और कई इस योजनाएं हैं उनके कार्यकाल की और उनके बेटे के कार्यकाल की, उनकी जांच हो रही है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जहाँ जहाँ जांच हो रही है, वहाँ वहाँ मोदी को गाली देने वाले, आलोचना करने वाले, वो ये नहीं बोलते कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जांच कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। आरोप लगाते हैं ये जो है अधिनायकवाद लाना चाहते हैं, ये जनतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, ये बोलने की आज़ादी को ख़त्म करना चाहते हैं। दरअसल कुल मिलाकर वो वास्तव में जो कहना चाहते हैं वो ये है कि हमको भ्रष्टाचार की जो छूट मिली हुई थी वो ख़त्म करना चाहते हैं। अब ये सरकार कितना कामयाब हो पाएगी, कितनी दूरी तक जा पाएगी, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम उसी तरह का बना हुआ है। आप देखिए कि अदालतों में, मैं किसी अदालत या जज के खिलाफ नहीं कुछ बोलना चाहता, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आप कैसे होता है कि किसी भ्रष्टाचारी, किसी अपराधी को जो है उसको कैसे तारीख पर तारीख मिलती जाती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने आपको एक बार बताया था कि पी चिदम्बरम थे। तो अदालतों में जिस तरह से इनके मामले लटके रहते हैं वो भी इनके पक्ष में जाते हैं। सरकार की उसमें जो है बड़ी सीमित भूमिका है। एक बार मामला अदालत में गया तो सिर्फ वकील पैरवी कर सकता है, जांच एजेंसी अपनी जांच की रिपोर्ट दे सकती है, बाकी वो किस गति से चलेगा मुकदमा, ये सरकार के हाथ में नहीं होता है। नेशनल हेराल्ड का केस है, देखिए कितने सालों से लटका हुआ है। इस तरह के सैकड़ों मामले हैं जिनमें अगर त्वरित गति से न्याय हो, जल्दी तारीखें लगें, जल्दी फैसला आए, तो वो एक डिटरेंट का काम कर सकते हैं। जो आगे चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार करने वाले हैं उन पर लगाम लगाने का काम कर सकते हैं। या जो इसके शिकार होते हैं उनके मन में ये भावना आ सकती है कि भाई देर हो सकती है लेकिन हमको न्याय मिलेगा। अभी तो लोगों के मन में ये भावना है कि ठीक है, पकड़े जाएंगे, कुछ दिन जेल में रह आएंगे
उसके बाद अदालत में चलता रहेगा मामला, बरसों बरस चलता रहेगा, लोग भूल जाएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आप जांच हुई है। देखिए, यूनिटेक के जो मालिक हैं वो तिहाड़ जेल से अपना साम्राज्य, अपना बिजनेस चला रहे थे। 30-32 लोग सस्पेंड हुए हैं, कुछ लोग बर्खास्त हुए हैं। उम्मीद है कि ये बाकी जो सस्पेंड हुए हैं वो भी बर्खास्त होंगे। लेकिन ये बताता है कि कितने गहरे बैठी हुई है ये जो बीमारी है, पूरे सिस्टम को खा गई है, खोखला कर दिया है। इस सिस्टम में इतना कुछ अचीव करना, इतना कुछ कर पाना भी मेरी नज़र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो ये तो हो नहीं सकता कि आप सारी पुलिस ख़त्म कर दें, सारी जुडिशरी ख़त्म कर दें और सारी जो है ब्यूरोक्रेसी ख़त्म कर दें और नए सिरे से सब बनाएं। आपको काम इसी सिस्टम के अंदर करना है, तो समय तो लगेगा। याद रखिए, ये त्रेता युग नहीं है, कलयुग है। अभी 7 साल हुए हैं, देखिए आगे आगे होता है क्या। तो एक बार फिर आपको विजयदशमी की शुभकामनाएं। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।